एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। फिर एंजाइम का क्या रोल है, एंजाइम का क्या रोल है इस पर्टिकुलर केस में, एक्टिवेशन एनर्जी को किस, तो बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन। रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सो इट इज अ मिनिमम, हम मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। required to initiate a reaction। अब बच्चे एंजाइम का यहाँ पे क्या काम, एंजाइम क्या कर रहा है, तो बच्चे एंजाइम इस केस में इस एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहा है। मतलब एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उस एनर्जी को एंजाइम जो है वो इस एनर्जी को लोअर डाउन कर रहा है। एक रिएक्टेंट को प्रोसीड करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को एंजाइम जो है वो कम कर देता है, उस रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। ठीक है, तो मतलब अगर रिक्वायरमेंट एनर्जी की कम होगी तो अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो रिएक्शन को बहुत एफिशिएंटली प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, तो एक ग्राफ की हेल्प से हम एक स्टडी करते हैं इस कंसेप्ट को। तो वी हैव दिस पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है, तो इस ग्राफ में मैं प्लॉट करूंगी हमारे पास एनर्जी सोर्स को और रेट ऑफ, तो पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन। अब बच्चे क्या होगा, हम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की बात करें, एक पर्टिकुलर केमिकल की बात करें, उसमें अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो आगे आगे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है, राइट। पोटेंशियल एनर्जी हम इतनी दे रहे हैं और आगे आगे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, हमने क्या किया, इतनी एनर्जी प्रोवाइड की तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने के बाद अल्टीमेटली इस तरीके से ग्राफ आ गया हमारे पास। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, तो रिएक्शन जब इस तरीके से प्रोसीड हो रही है, हमारे पास एनर्जी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है रिएक्शन का, यानी कि हमने इतनी एनर्जी थी, एक रिएक्टर में पोटेंशियल एनर्जी इतनी प्रोवाइड की एक्स्ट्रा, और हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट से यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने तक उसने एनर्जी गेन की, प्रोसेस हुआ और अल्टीमेटली एनर्जी लूज की और प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो मतलब इस मार्जिन से देखिए हम, इतना एनर्जी लेवल है सबस्ट्रेट का और इतना एनर्जी लेवल प्रोडक्ट का। ठीक है, तो बच्चे ये जो आप यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी से यहां तक जो एनर्जी आप देख रहे हो, सबस्ट्रेट की एनर्जी ये है, हमें इतनी एनर्जी चाहिए थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी ताकि एक ट्रांजिएंट और एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बन सके, ताकि फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो सके। तो बच्चे हमने ट्रांजिशन स्टेट की बात की थी, ट्रांजिशन स्टेट कुछ और नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात की थी जो बहुत छोटे फेज के लिए आता है। तो वो इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ी, इतनी एनर्जी की यूटिलाइजेशन हुई, फिर जाके वो कॉम्प्लेक्स बना और अल्टीमेटली फर्दर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई, प्रोसेसिंग हुई सबस्ट्रेट का इनटू प्रोडक्ट। तो बच्चे ये है एक्टिवेशन एनर्जी जो नॉर्मल है। एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां पे बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, अब बच्चे एंजाइम ने क्या किया, ये तो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल केस में, जब हमारे पास एंजाइम है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है, दिस ग्राफ इज विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर हम विद एंजाइम की बात करें, एंजाइम के साथ की ग्राफ की बात करें, तो वो ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये आया ग्राफ,
तो हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई सबस्ट्रेट से, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बना। अगर आप खुद देखो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल केस में इतनी यूज हुई, और अब जब हम एंजाइम के साथ रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी सी। ठीक है, तो बच्चे एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने इस केस में एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर लिया ताकि सबस्ट्रेट जो है वो कम एनर्जी में ही सब प्रोडक्ट बनाने के कैपेबल रहे। तो इतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलते हुए ही सबस्ट्रेट जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन में प्रोसीड कर जाता है। तो मतलब एंजाइम ने इस तरीके से रिएक्शन को स्पीडर अप करवाया है। तो ये हुई एक्टिवेशन एनर्जी इन केस ऑफ एंजाइम, जब हम एंजाइम को यूज कर रहे हैं। तो मतलब अब एंजाइम के बिना भी रिएक्शन हुई लेकिन हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ी, और एंजाइम के साथ एनर्जी का रिक्वायरमेंट हाई नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो लोअर डाउन हो जाती है। सो व्हाट्स इन केस ऑफ एंजाइम, एंजाइम जो है इट लोअर्स डाउन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बच्चे अब इस ग्राफ की हेल्प से एक और चीज स्टडी करेंगे। आप सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल देख रहे हो, प्रोडक्ट का देख रहे हो। सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो है, मतलब प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के बाद तब बना जब सबस्ट्रेट ने एनर्जी लूज की है। ठीक है, तो मतलब एनर्जी जो है सबस्ट्रेट की इट इज हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इस केस में अगर आप देख रहे हो तो मतलब बच्चे ये रिएक्शन जो है, जो हमें ग्राफ बनाया है, इट्स डिनोटिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में, एनर्जी जो है वो जब बाहर रिलीज हुई फिर जाके प्रोडक्ट बना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, अगर अपोजिट होता, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती तो प्रोडक्ट यहाँ पे इस मार्जिन से कहीं ऊपर बनता, उसका ग्राफ जो है वो मार्जिन से कहीं ऊपर बनता, और वो डिनोट करता एंडोथर्मिक रिएक्शन को। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट। तो मतलब एंजाइम ने यहाँ पे क्या काम किया है, एनर्जी को लोअर डाउन किया है, और ये ग्राफ डिनोट कर रहा है हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रही है। इस ग्राफ में क्या है, अब बच्चे जैसे ही सबस्ट्रेट, जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक रैंडमनेस आ रही है सबस्ट्रेट में। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बाइंड करेगा, यहाँ तक आते आते सबस्ट्रेट जो है वो उसमें रैंडमनेस आ रही है, वो एंजाइम की पॉकेट के साथ बाइंड करता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्टीमेटली वो ट्रांजिएंट स्टेट आ गई, वो ट्रांजिशन स्टेट आ गई, जो कि हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड करेगा, एंजाइम की पॉकेट पे, राइट, एंजाइम की पॉकेट पे बाइंड करेगा। तो बच्चे वो पॉकेट जो है वो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे प्रोडक्ट्स यानी कि सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर गया है, और अब क्या करेगा एंजाइम, एंजाइम क्या करेगा, यहाँ के ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इस दौरान क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। एक नया केमिकल रिएक्शन के दौरान तब बनता है जब पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, इसी तरीके से बनेगा। तो बच्चे इस केस में भी यही हो रहा है, एंजाइम यहाँ के सबस्ट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, और अल्टीमेटली हमारे पास नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो मतलब ये ग्राफ जो है वो डिनोट कर रहा है सबस्ट्रेट की रैंडमनेस को, एनर्जी स्टेट को, और अल्टीमेटली हमारे पास सबस्ट्रेट की प्रोसेसिंग को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये है उसकी एनर्जी स्टेट। तो रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए हमें इतनी एनर्जी स्टेट देनी पड़ी, इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, जो कि एंजाइम ने लोअर डाउन कर दी। ठीक है, फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, अब बच्चे क्लासिफिकेशन, एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए, एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए इनटू 6 क्लासेस। तो हमारे पास एंजाइम कमीशन है। तो एंजाइम कमीशन ने क्या किया है, एंजाइम जो कि एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है और कुछ केसेस में आरएनए बेस्ड भी है, तो वो एंजाइम को 6 क्लासेस में एंजाइम कमीशन ने डिवाइड किया है।
ठीक है। तो बच्चे क्या करता है एंजाइम कमीशन, जब उन्हें क्लासिफाई करता है तो वो कुछ इंटरनेशनल कोड्स एंजाइम को दे देते हैं। हम इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कोड्स जो है वो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। वो कोड्स जो है वो रीजन वाइज चेंज नहीं होंगे, हर जगह डिफरेंट नेम नहीं होगा। ठीक है। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम इज गिवन बाय एंजाइम कमीशन, और क्लासिफिकेशन के साथ साथ वो इंटरनेशनल कोड्स अलॉट करते हैं एंजाइम को। ठीक है, दे प्रोवाइड इंटरनेशनल कोड्स ऑफ डिजिट, जिसे एंजाइम कोड कहा जाता है। ठीक है, तो डिजिट्स के बारे में मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको 6 क्लासेस बता देती हूँ जो एंजाइम के केस में रहती है। तो क्लासिफिकेशन इनटू 6 क्लासेस आपको क्लास लेवल तक ही करना है, सब क्लास और सब क्लास लेवल तक नहीं जाएंगे। ठीक है, सिर्फ क्लास लेवल तक स्टडी करना है। तो सबसे पहली क्लास है हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेस। नाम से ही पता चल रहा है कि इस क्लास में कौन से एंजाइम्स इंक्लूड होंगे। तो बच्चे इसके नाम से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ऑक्सीडो रिडक्टेस में वो एंजाइम्स आते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। आप ऑक्सीडेशन भी जानते हो, रिडक्शन कंसेप्ट भी जानते हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेस, मल्टीपल रिडक्टेस एंजाइम्स है, पेरोक्सीडेसिस है हमारे पास। तो सारे एंजाइम इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेस कंट्रोल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो कोई वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। इफ दिस इज अ सबस्ट्रेट RH, दूसरा सबस्ट्रेट है R', राइट। तो बच्चे इसके बाद प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीडो रिडक्टेस एंजाइम किस पे काम कर रहा है, वी हैव R हियर प्लस R'H, यानी कि इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ। तो बच्चे हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना, एडिशन या रिमूवल जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में आता है। तो अगर आप खुद पढ़ो, खुद जानो, अगर आप फोटोसिंथेसिस में देखो, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन CO2। CO2 जो है उससे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनता है विद एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हुई, R' था RH आ गया, R'H आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन हुई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस रिडक्शन, और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई। तो इस तरीके की रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट है, ये रिडक्शन का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है वो साइमल्टेनियस होती है बेटा। तो मुझे इसमें एग्जांपल है ऑक्सीडेसिस का, रिडक्टेसिस जितने भी है, पेरोक्सीडेसिस जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे इस कैटेगरी में। तो एग्जांपल ऑक्सीडेसिस, रिडक्टेसिस, पेरोक्सीडेस, तो ये हमारे पास पहली कैटेगरी यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेसिस। ठीक है, ये पहली क्लास है। और बच्चे जितनी भी क्लासेस में पढ़ाती जाऊंगी, ऐसा नहीं है कि आप शफल करके लिख सकते हो, आप इसको एक सीक्वेंस में ही मेंशन करना है। फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेस है तो वो ऑक्सीडो रिडक्टेस ही है, उसकी जगह कोई और मेंशन नहीं करोगे। ठीक है, तो हमारे पास सेकेंड क्लास ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस अगेन नेम डिनोट कर रहा है, इट इंक्लूड्स सेट ऑफ एंजाइम्स व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स। लेकिन वो ट्रांसफर जो है ग्रुप्स का वो हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। ठीक है,
तो बच्चे इसमें एग्जाम्पल जो है, मैं आपको एक बार रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से ही मैच करेगी, बट आर की जगह हम एक्स ले रहे हैं, आर डैश विच गिव्स आर प्लस आर डैश एक्स, बस इसी तरीके से ट्रांसफरिंग होगी। बट एक्स ग्रुप जो है, यानी कि एक्स ग्रुप जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जस्ट, ठीक है। तो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूं, ट्रांस अमाइनेज। ट्रांस अमाइनेज जो है बच्चे, ये अमाइन ग्रुप को, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करेगा ट्रांस अमीनेज। दूसरा बात करूं हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस के बारे में आपने सुना होगा, मैंने लास्ट क्लास में ही बात की है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस, और वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सप्रेस करता है हेक्सोकाइनेस की एक्टिविटी ड्यूरिंग एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, स्टडी किया था आपने, ठीक है। तो बच्चे ये हेक्सोकाइनेस जो है वो भी ट्रांसफर कर रहा है। आपने क्या पढ़ा था, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, बट एक्चुअल रिएक्शन किस तरीके से होती है, मैं आपको रफली मेंशन कर देती हूँ। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, बट यहाँ पे एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है, एटीपी आता है और कन्वर्ट होता है एडीपी में। और हेक्सोकाइनेस क्या करता है, जब एटीपी आता है यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उससे एक फॉस्फेट लेकर उसे एडीपी बना देता है, और वो एक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन पे अटैच कर देता है। तो बच्चे हेक्सोकाइनेस ने क्या किया, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया। तो बच्चे ट्रांसफरेसेस जो है वो ग्रुप्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसअमीनेस और हेक्सोकाइनेस। तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट टू क्लासेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज एंड ट्रांसफरेसेस, ठीक है। तो बच्चे थर्ड क्लास जो है मैं यहाँ पे डील करूंगी वो है हाइड्रोलिसिस, और बहुत एफिशिएंटली आप उसे रिलेट कर पाओगे। जिन्होंने पूरा पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस includes set of enzymes which helps in hydrolysis of bonds, यानी कि breaking of bonds with addition of water, ठीक है। तो it includes enzymes which breaks bond with addition of water। तो इसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं बेटा, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल है अमाइलेसिस। अमाइलेसिस आर सेट ऑफ एंजाइम्स व्हिच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद लाइपेसिस। खुद सोचो बच्चे, आपने जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ग्लूकोज में फर्दर माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, इस तरीके से स्ट्रक्चर था, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड था। और बॉन्ड कब बना बेटा, तब बना था ना जब वाटर का रिमूवल हुआ था। तो सोचो वो माल्टोस आपकी बॉडी में है, अब उसको डाइजेस्ट करना है, अमाइलेज डाइजेस्ट करने वाला है इस माल्टोस को, ठीक है। अब माल्टोस को डाइजेस्ट करने के लिए बीच वाला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये दो ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज ने जुड़ के माल्टोस बनाया है। और माल्टोस कब बना और ये बॉन्ड कब बना, ये बॉन्ड तब बना था जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, ठीक है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई, याद करेंगे बच्चे। तो बच्चे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुई थी, इस पोर्शन से वाटर का रिमूवल हुआ था, ठीक है। तो बच्चे अब इस माल्टोस को वापस से तोड़ना है और वापस से हमें दो ग्लूकोज बनाने हैं डाइजेशन प्रोसेस के दौरान। हमने क्या किया, यहां से बॉन्ड तो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास एक ही O था, हमारे पास एक ग्लूकोज ने O को ले लिया, ठीक है। लेकिन बच्चे यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ग्रुप आने थे। ग्लूकोज तो अभी कंप्लीट हुआ है ना, हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बीच में तोड़ दिया, लेकिन ग्लूकोज नहीं बने हमारे पास। यहाँ पे OH था, O है, यहाँ पे OH होना था, कुछ भी नहीं। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, वाटर री-ऐड होता है। वाटर जब री-ऐड होगा, वाटर रिमूव हुआ था बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान और ब्रेकिंग के दौरान री-ऐड होगा, एक H ग्रुप यहाँ आएगा और बच्चे अब H और O, यहाँ पे OH आ गया। तो बच्चे हाइड्रोलिसिस के दौरान यही ब्रेकिंग होती है, ग्लाइकोसिडिक पेप्टाइड बॉन्ड जो हमारे पास ईस्टर बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं डाइजेशन के दौरान, और अल्टीमेटली वाटर ग्रुप का एडिशन होता है ताकि वापस से न्यू मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाइड्रोलिसिस। तो एक बार इसका रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ मैं आपको।
So we have this type of reaction R, ठीक है, बॉन्ड R डैश, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास सबस्ट्रेट, हमारे पास एक पूरा सबस्ट्रेट है R बॉन्ड R डैश। अब बच्चे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद RH आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा ROH, क्योंकि यहाँ पे वाटर का एडिशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो एक जगह H ऐड हुआ और दूसरी जगह OH ऐड हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के रिएक्शंस होती है। तो ये हो गई 3 क्लासेस इंक्लूडिंग ऑक्सीडो रिडक्टेस, ट्रांसफरेसिस और हाइड्रोलिसिस, राइट। अब लाइसिस, 4th क्लास। तो बच्चों लाइसिस जो है इट इंक्लूड्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है और बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से ग्रुप्स रिमूव होंगे, रिमूविंग ऑफ ग्रुप्स, देयर बाय रिमूविंग द ग्रुप्स, और ग्रुप्स के रिमूवल की वजह से रह जाएगा लिविंग डबल बॉन्ड इन मेन चेन। मेन चेन में इसकी वजह से डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो मतलब बॉन्ड का ब्रेक होने की वजह से ग्रुप्स का रिमूवल होगा और ग्रुप्स के रिमूवल की वजह से हमारे पास मेन चेन में डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ। हमारे पास इस तरीके से है AX BY, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। अब हमारे पास लाइसिस ने काम किया और लाइसिस के वर्क करने की वजह से हमारे पास रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड की। A डबल बॉन्ड B, इसमें से X और Y ग्रुप जो है वो रिमूव हो गए और X और Y ने अपना बॉन्ड बना लिया और A और B के बीच में डबल बॉन्ड रह गया। X और Y के रिमूवल की वजह से हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गए थे, एक इसका और बीच में उन्होंने पेयर करके डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके की रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं लाइसिस, ठीक है। तो बच्चे ये रिएक्शन के लिए आप जो एंजाइम देखोगे, एग्जांपल है वो आप ग्लाइकोलिसिस में पढ़ोगे और वो है एल्डोलिस। तो मतलब आप अभी जितने एंजाइम पढ़ चुके हो या जितने आपको करने हैं आगे इस 11th क्लास में, ठीक है, इस 11th क्लास में ही वही आपके एग्जाम्पल की तरह मार्क करना। यहाँ पे वही एग्जाम्पल आप डील कर रहे हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगी ये चीजें। एल्डोलिस आप आगे पढ़ने वाले हो और जब आप वो रेस्पिरेटरी चेन यानी कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ो तब आपको एल्डोलिस के नाम से ही याद आना चाहिए कि वो किस तरीके के रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। और आप एक्चुअली इस तरीके के 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन देखोगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस के दौरान वो ग्लाइकोलिसिस जिसकी रिएक्शन हमने फर्स्ट रिएक्शन हमने यहाँ पे मार्क की थी, ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय हेक्सोकाइनेस, तो फर्स्ट रिएक्शन थी और आपकी उसमें ही आगे फर्दर 10 स्टेप रिएक्शन में से एक रिएक्शन एल्डोलिस कंट्रोल करता, ठीक है। तो कुछ भी डिफरेंट और कुछ भी आप बाहर से नहीं पढ़ रहे और नया नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो 5th क्लास है आइसोमरेसिस। तो जो आइसोमरेसिस जो है वो फॉर्म करते हैं आइसोमर्स, मतलब ये हेल्प कर रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो रीअरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स जो है वो फर्दर बनाएंगे डिफरेंट आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास आइसोमेरिक फॉर्मेशन होगी इस केस में, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरीके के आइसोमर की फॉर्मेशन जो है वो जो भी एंजाइम करवा रहा है वो आइसोमरेसिस कैटेगरी में आएगा। तो बच्चे इसके केस में जो एग्जांपल है वो आएगा आइसोमरेस और म्यूटेस, ये एंजाइम्स। और फर्दर लास्ट क्लास है लाइगेसिस। Ligases includes those set of enzyme which helps in the ligation of structures, ligation of chemicals यानी कि bonding of chemicals। तो बच्चे it forms covalent bond between different chemicals। तो मतलब
लाइगेसिस मींस वो एंजाइम्स जो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और बॉन्ड की फॉर्मेशन और जोड़ने के प्रोसेस को लाइगेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके का रिएक्शन है, ए है, बी है, और उसके बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ए बी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो इसके केस में आएंगे सिंथेटेस। ठीक है, तो सिंथेटेस आर इंक्लूडेड इन दिस केस। ठीक है, और कुछ एंजाइम को डायरेक्टली लाइगेस ही कहा जाता है, आप लाइगेस मेंशन कर सकते हो। तो सिंथेटेस और लाइगेस, तो बच्चे ये हो गए हमारे पास 6 पर्टिकुलर क्लासेस। तो बच्चे फर्दर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, तो बच्चे क्लासिफिकेशन के बाद अब हम टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, फिर मैं लास्ट में बताऊंगी कि हमने क्लासिफिकेशन बहुत सीक्वेंस में क्यों किया था। ठीक है, तो बच्चे टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, वी हैव 2 पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इंक्लूडिंग सिंपल एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। जिन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, वो अच्छे से बात कर पाएंगे इस बारे में। तो सिंपल एंजाइम्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ एंजाइम पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है, जैसे कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के केस में प्रोटीन पार्ट होता है जो कि कंप्लीट एंजाइम बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चे ओनली प्रोटीन पार्ट, यानी कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, और दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स को बच्चे होलो एंजाइम्स भी कहा जाता है। होलो एंजाइम्स, होलो टर्म HOLO, होलो टर्म जहां पे भी बायोलॉजी में यूज हो रही है वो डिनोट करता है कंप्लीट को। होलो मींस कंप्लीट एंजाइम बेटा। ठीक है, तो बच्चे इस होलो एंजाइम में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेटेड है। 2 पार्ट्स में से एक पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट रहेगा, और प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ होलो एंजाइम। और इस एपो एंजाइम की एक्टिवेशन तब होगा और ये कंप्लीट एंजाइम तब बनेगा जब इसके साथ जुड़ेगा नॉन प्रोटीन पार्ट। और इस नॉन प्रोटीन पार्ट को मल्टीपल नेम से डिनोट किया जाता है। उसके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे मैं सिर्फ 2 लिखती हूँ, 2 मेंशन करूंगी। ठीक है, 3 नहीं, तो फिर वहां पे ही आपको डिफरेंस बताऊंगी। कोएंजाइम और कोफैक्टर, कोएंजाइम में कोफैक्टर टर्म यूज किया जाता है, और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोटीन पार्ट को क्या कहा गया? एपो एंजाइम। ठीक है, और नॉन प्रोटीन को या तो कोएंजाइम्स हो सकते हैं, जिन्हें सेकेंड टर्म में अगर इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर कहा जाएगा, और दूसरा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और बच्चे नॉन प्रोटीन पार्ट को 2 पार्ट्स में अलग क्यों किया गया, किस बेसिस पे? तो बच्चे हमारे पास जो कोएंजाइम है वो क्या करते हैं, वो एपोप्रोटीन के साथ लूजली बाइंड करते हैं। जब एंजाइम को काम करना है, ये कोएंजाइम या कोफैक्टर आके एपो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे, अल्टीमेटली होलो एंजाइम बनाएंगे, और जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, प्रोडक्ट बना, ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो लूजली बाइंड टू एपो एंजाइम। तो बच्चे जिसमें से कोएंजाइम जो है बच्चे वो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, और कोफैक्टर जो है वो इनऑर्गेनिक। अगर इनऑर्गेनिक है, लूजली बाइंड करने वाला स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक है तो उसे कोफैक्टर कहेंगे, अगर ऑर्गेनिक है तो कोएंजाइम कहेंगे। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक में आप सुन लो, मेटल आयंस होते हैं मेनली, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, अगर आप बात करो आयरन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है उसमें आयरन एज ए कोफैक्टर काम करता है, या फिर कॉपर भी की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। उसके बाद आपने एक एंजाइम सुना होगा, दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि अल्कोहल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए जिंक। ठीक है, तो जिंक एंजाइम जो है वो जिंक जो है वो एज अ कोफैक्टर यूज होगा। ठीक है, मैग्नीशियम फॉर हेक्सोकाइनेस, तो हेक्सोकाइनेस का मैं मेंशन कर देती हूँ, ये आप उसमें भी पढ़ोगे बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ग्लाइकोलिसिस में, तो इसके केस में मैग्नीशियम। ठीक है,
जिंक, तो जैसे मैंने एक बात की, तो जिंक जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस के केस में, तो बच्चे कोफैक्टर के केस में, कोफैक्टर यानी कि इनऑर्गेनिक, मैग्नीशियम जिंक ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। और कोएंजाइम आपने सुना होगा, NADP, NAD, FMN, FAD, ठीक है, AMP, ADP सुना होगा। तो बच्चे ये सारे ऑर्गेनिक, सारे ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ कोफैक्टर। ये आया कोएंजाइम, कोएंजाइम में मेंशन कर देती हूँ, NAD, NADP। अगर आप इनसे फेमिलियर नहीं हो तो भी आप ये आगे जाके पढ़ने वाले हो बेटा। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक जो ग्रुप जो है बच्चे, वो एपोएंजाइम के साथ टाइटली बाइंड करते हैं। बच्चे वो प्रोटीन वो एपोएंजाइम से नियरली अलग होते नहीं है, होते वो डिफरेंट पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है, लेकिन वो प्रोटीन पार्ट यानी कि एपोएंजाइम से अलग नहीं रहते, दोनों साथ मिलकर फंक्शन करते हैं। और फंक्शन करने के बाद भी ये पार्ट जो है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसके साथ टाइटली अरेंज रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक हर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। और बच्चे इसी के इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता, ये इजीली सेपरेट नहीं होता है, ये एंजाइम का पार्ट बनकर ही रहता है। होलो एंजाइम जो है उसे कभी भी आपसे पूछा जाए कि होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम इज एक्चुअली अ कंप्लीट एंजाइम व्हिच इज मेड अप ऑफ एकोएंजाइम एंड कोएंजाइम, ठीक है। कोएंजाइम को स्लैश करके प्रोस्थेटिक ग्रुप भी लिख सकते हो, कोफैक्टर भी वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो एपोएंजाइम और कोए प्लस कोएंजाइम इज इक्वल टू होलो एंजाइम यानी कि कॉन्जुगेटेड एंजाइम। So this is all about enzymes और बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ चैप्टर आपका, ठीक है।